हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज काफ़ी दिनों के बाद ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू हुआ है। बीच में ऑनलाइन क्लास रुकने का रीज़न सबसे बड़ा था कि व्यूअर का संख्या काफ़ी कम होते गया। धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया। 10-20 व्यूअर मुश्किल से बचा। हमको लगा बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी कम है, इसलिए सारे टीचर लोग का भी इंटरेस्ट घटा। आपका जो ऑनलाइन क्लास हो रहा था बंद हो गया। लेकिन कुछ कुछ बच्चों का कॉल आया, 2-4-5 बच्चों का, कि हाँ सर ऑनलाइन क्लास बंद हो गया, फिर से शुरू किया जाए। इसलिए हम उसको फिर से शुरुआत किए हैं, क्योंकि हमको लगा कि व्यूअर का संख्या काफ़ी कम था, 5-10 बच्चा ही देख रहा है। तो फिर से यदि ऑफलाइन क्लास जब भी खुलेगा तो फिर से हमको वही चीज़ पढ़ाना पड़ जाएगा, दोबारा उसी चीज़ को फिर से पढ़ाना पड़ जाएगा। इसलिए हम सोचे कि अब खुलने ही वाला था तो लगा कि फिर से दोबारा उसी चीज़ को पढ़ाने से बेहतर है कि जब खुले तभी से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था बच्चों का। देखते थे कभी 5 बच्चा देख रहा है, कभी 10 बच्चा देख रहा है, कभी देख ही नहीं रहा है, कुछ 2-4 बच्चा ही मात्र लगा हुआ है। तो हमको लगा कि अब संख्या 100 बच्चा के बीच में 10 बच्चा यदि देख रहा है वीडियो क्लास, बाकी बच्चे यदि नहीं देख रहा है, तो ऑफलाइन क्लास जब भी खुलेगा तो बाकी जो 90 बच्चे हैं वो तो कंप्लेन करेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो गया। तो उसको मजबूरी है कि फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा। यदि अभी भी यदि दोबारा स्टार्ट हुआ, इसमें भी बच्चा यदि कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं यदि सही रूप से वीडियो क्लास देखा, तो क्लास में आएगा तो फिर हमको अल्टीमेटली परेशानी होना है, क्योंकि क्लास जब शुरुआत होगा उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। उसको फिर से हमको अलग से पढ़ाना पड़ेगा। यानी तो बैच में यदि पढ़ाएंगे तो जो बच्चा पढ़ रहा है रेगुलर रूप से उसको काफ़ी परेशानी होगा, क्योंकि एक चीज़ दोबारा पढ़ेगा तब उसको परेशानी होगा ही। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी परेशानी होगा, उनको समझ में नहीं आएगा तो उनको अलग से क्लास लेना पड़ेगा। लेकिन फिर कुछ बच्चों का आया कि नहीं सर हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। फिर से हम शुरुआत किए, जो बच्चा अपना पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा। बाकी जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले पढ़ रहे हैं, क्लास खुलेगा ऑफलाइन क्लास में अपना उनको साइड से अपना पढ़ा दिया जाएगा जो चीज़ छूटा है, क्योंकि बिना समझे हुए आगे यदि पढ़ेंगे तब तो दिक्कत आएगा ही। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, सबसे लास्ट वीडियो में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर हम बात कर रहे थे। उसी में हम बहुत सारा उसका रिएक्शन देखे थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता। उस लास्ट में हमने उसका कुछ क्वेश्चन भी देखा था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर में आपका हेलोएल्किन्स हेलोइरिन्स में दिया गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका फर्स्ट चैप्टर में हेलोएल्किन्स हेलोइरिन्स में केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा पार्ट दिया गया, उसका सारा रिएक्शन वहाँ मेंशन नहीं है। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जितने सारे रिएक्शन भी हैं सबको हम इसी जगह पढ़ा देंगे। जो पहला चैप्टर में जो दिया हुआ मेंशन किया हुआ एनसीईआरटी में हेलोएल्किन्स हेलोइरिन्स में, उन सारे पार्ट को हम पढ़ाएंगे। उसके अलावा हम जो जो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है उन सारी रिएक्शन को हम एक जगह पढ़ा देंगे। सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए फंडामेंटल क्लास ऑफ रिएक्शन in which a living group is replaced by electron rich compound, ब्रैकेट में न्यूक्लियोफाइल लिख दीजिएगा। हमने बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक फंडामेंटल क्लास ऑफ रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, लिविंग ग्रुप रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के द्वारा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी वो कैसा व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के जैसा। तो कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिप्लेस्ड किया जाएगा, लिविंग ग्रुप को वहां से हटाया जाएगा किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अभी हम लोग देखेंगे डिफिनीशन को और आगे डिटेल में समझेंगे। तो कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यानी लिविंग ग्रुप जो है, तो लिविंग ग्रुप क्या कहता है, वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप। और यदि लिविंग ग्रुप बाहर होगा तो लिविंग ग्रुप आपको हम बताए थे कि लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज लेके बाहर होता है।
यानी वहां से लिविंग ग्रुप जो है और निगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा, तो निगेटिव चार्ज जिसके ऊपर है, तो बताए थे कि न्यूक्लियोफाइल को 3 कैटेगरी में बांटा गया, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग पाई बॉन्ड और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग लोन पेयर। तो हमने बात किया था कि यानी निगेटिवली चार्ज जो है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो भी कैसा व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। एक निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल था, तो यानी निगेटिव चार्ज यदि लिविंग ग्रुप जो बाहर होगा तो उसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होगा, यानी व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और हमने अभी लिखाया डिफिनेशन में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए फंडामेंटल क्लास ऑफ रिएक्शन इन विच लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ब्रैकेट में हमने लिखा है न्यूक्लियोफाइल। और हम बता रहे हैं कि लिविंग ग्रुप जो है निगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा, निगेटिव चार्ज का मतलब वही व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, यानी न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, इसलिए नाम पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, विस्थापन, यानी न्यूक्लियोफाइल वहां से गया है और न्यूक्लियोफाइल वहां पे आया है, यानी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एक न्यूक्लियोफाइल गया है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया है, इसलिए उसका नाम पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखिए, कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है 2 पार्ट में बट गया, एक को बोलते हैं SN1 और दूसरे को बोलते हैं SN2। SN1 और SN2 का क्या मतलब है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी नाम से हमको लेना देना नहीं है, अभी हमको समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 पार्ट में बटा, एक SN1 और दूसरा SN2। हम डिफरेंस समझते चलते हैं, अपने आप आ जाएगा समझ में कि क्यों नाम पड़ा SN1 और क्यों नाम पड़ा SN2 रिएक्शन। देखिए, जैसे कि सोल्वेंट का हम यूज करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि किसके केस में कौन सा सोल्वेंट का यूज करते हैं, क्योंकि हमने बात किया था 2 तरीके का सोल्वेंट, एक पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, एक पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। अभी हमने सिर्फ लिख दिया है सोल्वेंट, अभी हम नहीं बात कर रहे हैं कि पोलर प्रोटिक सोल्वेंट का यूज कर रहे हैं या पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट का यूज कर रहे हैं। अभी हम बताएंगे कि किसके केस में SN1 में पोलर प्रोटिक का फेवर करेगा और SN2 में पोलर एप्रोटिक फेवर करेगा। क्या फेवर करेगा, अभी हम जस्ट इसका बात थोड़ी देर बात करते हैं। तो अभी हमने लिखा है कि अल्काइल ग्रुप के साथ कौन अटैच है, लिविंग ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल हमने लिखा है। तो यहां से क्या करना है, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करना है, न्यूक्लियोफाइल को लाना है। तो क्या लिख देंगे, RNU प्लस Lg माइनस। यहां भी हमने लिखा है RLg प्लस NU माइनस। यानी हमने देखा है कि अभी हमने जस्ट डिफिनेशन में लिखाया था कि लिविंग ग्रुप रिप्लेस्ड किया जाएगा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, तभी हमने वही काम किया है। कैसे इससे इसमें कन्वर्ट हुआ अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो समझे डिफिनेशन को कि अभी हमने लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप रिप्लेस्ड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अभी हमने वही काम किया है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे लाया है, लिविंग ग्रुप को सॉरी यहाँ से लिविंग ग्रुप को रिप्लेस्ड किया है, किसको लाया है, न्यूक्लियोफाइल को। यहाँ भी वही काम किया है, लिविंग ग्रुप को यहां से हटाया है, न्यूक्लियोफाइल को मिस्टेक लिखा है, यहां भी वही काम किया है, लिविंग ग्रुप को यहां से हटाया है, न्यूक्लियोफाइल को लाया है। तो फिर 2 जगह एक ही चीज को लिखने का क्या मतलब बनता है। हम अब जस्ट बात कर रहे थे कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 पार्ट में बट गया, एक को बोलते हैं SN1 और एक को बोलते हैं SN2। नाम किस आधार पर हम इसका बात करते हैं, देखें इसमें जो प्रोडक्ट बना है दोनों में R अल्काइल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच है, इसमें भी अल्काइल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच है, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट सेम बना है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट बनने का तरीका अलग अलग है। 2 तरीके से बन सकता है। जैसे देखें, एक तो पॉसिबिलिटी है कि पहले लिविंग ग्रुप यहां से हट जाए, RLg किसमें कन्वर्ट हो जाए, R प्लस में, क्योंकि लिविंग ग्रुप जो बाहर होगा तो लिविंग ग्रुप कौन सा चार्ज लेकर बाहर होता है, निगेटिव चार्ज।
तो सबसे पहले यहाँ से निगेटिव चार्ज गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले यहाँ से बाहर हो जाए, तब आए यहाँ पे कौन, Nu माइनस, और इस पे है निगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव वाला किस पे जाकर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पे, तो क्या बन जाएगा RNU, और यहाँ से कौन बाहर निकला है, प्लस Lg माइनस। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है सर, दूसरा है RLg प्लस Nu माइनस। तो कहता है कि लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ हो, तो हो जाएगा RNU प्लस Lg माइनस। देखिए ध्यान से, यहाँ शायद थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं ऊपर कर देता हूँ। क्या बना है, RNU प्लस Lg माइनस। यहाँ भी दोनों चीज सेम ही चीज बना है, RNU प्लस Lg माइनस। दिखाई पड़ रहा, दोनों में सेम चीज आप बना है, देख रहे हैं, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट बनने का अलग अलग है। इसमें बना है प्रोडक्ट आपका, इसमें क्या हुआ है और इसमें क्या हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ हुआ। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2, और इस रिएक्शन को बोला जाएगा SN1। यानी डिफरेंस पता चला, हम देखते हैं। यानी दोनों में हमने शुरू में दिखाया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफिनेशन कहता है कि लिविंग ग्रुप रिप्लेस किया जाएगा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, उसी को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब तो दोनों में वही सेम चीज होना है सर, क्योंकि SN1 रहे चाहे SN2 रहे, दोनों तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है। तो दोनों में वही सेम चीज हुआ, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट भी सेम बना, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट बनने का संभावना अलग अलग है। दोनों अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। जैसे देखें, इसमें क्या हुआ, SN1 में क्या हुआ, पहले लिविंग ग्रुप हटा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तब आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया है, बना है RNU। इसमें क्या हुआ, लिविंग ग्रुप का हटना, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ हुआ है, तब बना है आपका RNU प्लस Lg माइनस। यानी कह रहा है कि SN1 और SN2 में क्या बड़ा डिफरेंस है, तो कहता है कि SN1 जो है आपका 2 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले तो लिखे इसमें कि SN1 में सबसे पहले इस तरीके से अलग अलग डिवाइड करके, इस तरीके से आप अपना कॉपी पे नोट कर लेंगे। एक का SN1 और SN2, हम इसके नीचे अब लैंग्वेज लिखाएंगे। कहता है कि SN1 में लिखें कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है, जिससे आता है बोर्ड में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले लिखें कि SN2 में अराइवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल and departure of living group takes place simultaneously। और SN1 में लिखें departure of living group first, then arrival of nucleophile। हमने SN2 में लिखा कि लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया एक ही साथ हुआ है, लेकिन SN2 में क्या हुआ, पहले लिविंग ग्रुप हटा है, तब कौन आके अटैक हुआ है, न्यूक्लियोफाइल। इसमें लिखे हम फिर से, इसमें देखिए आप रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ है। पहले लिविंग ग्रुप हटा है, तब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तब आके न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है। यानी इसमें क्या लिखेंगे, 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या लिखेंगे, 1 स्टेप रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस पता चला। सबसे पहला तो डिफरेंस आपको पता चला होगा कि SN2 में लिविंग ग्रुप का हटना, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा,
SN1 में क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप हटेगा तब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक होगा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि इसमें सबसे पहले RLG हटा है तब कार्बोकेटायन बना एक स्टेप, उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल अटैक किया 2 स्टेप, यानी कितना स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, लिविंग ग्रुप का हटना न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों साथ साथ हुआ है, यानी कितना स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। देखिए अब तीसरा डिफरेंस हम पता लगाएंगे कि आपका मोलिकुलरिटी जो डिपेंड करता है, जो नाम पढ़ा है SN1 SN2 अभी जस्ट पता चल जाएगा। यूनिमोलिकुलर कैसे नाम पड़ा, बायोमोलिकुलर कैसे नाम पड़ा, जैसे SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका क्या नाम है SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो समझ में आ रहा है सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर का क्या मतलब है, तो जैसे समझे देखें कि यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर का क्या मतलब है कि आपका इसमें कंसंट्रेशन ऑफ आपका मोलिकुलरिटी जो है डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। क्या कहना चाह रहे हैं सर कि यूनिमोलिकुलर होगा कि बाईमोलिकुलर होगा, ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। अच्छा क्या है रिएक्टेंट में सर, इधर तो इस रिएक्टेंट में बात करें तो सिर्फ हमको नजर पड़ रहा है RLG, यानी RLG सिर्फ नजर पड़ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन है, RLG। इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RLG और प्लस यानी माइनस, यानी मोलिकुलरिटी जो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो इसमें कौन है रिएक्टेंट में RLG, इसमें कौन है RLG प्लस NU माइनस, यानी इसमें यूनिमोलिकुलर है 1 मोलिकुलर, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है यूनिमोलिकुलर। शायद दिख नहीं रहा होगा, SN1 में क्या लिखेंगे, हम इधर लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे आप यूनिमोलिकुलर, और SN2 में क्या लिखेंगे बाईमोलिकुलर। क्योंकि आपका मोलिकुलरिटी डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो SN1 में हमने देखा कि 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, तो पहला रिएक्टेंट के रूप में सिर्फ RLG लिखा हुआ है, यानी एक ही है, तो आपका क्या इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। और इसमें क्या है RLG भी साथ साथ है, NU भी साथ साथ है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट में ही है ना, तब ने लिविंग ग्रुप का हटना न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों साथ साथ हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे बायोमोलिकुलर। क्योंकि 2 मोलिकुलर RLG भी है और NU भी है, तो इसको क्या बोलेंगे बायोमोलिकुलर। अब अगला देखें, और डिफरेंस हम देखते हैं। अब अगला डिफरेंस हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि SN1 में पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तब आपका आके न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, लेकिन SN2 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो SN1 में लिखें कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, so rearrangement of carbocation is possible, carbocation is formed, SN1 में लिखें so rearrangement of carbocation is possible। SN2 में लिख दें not formation of carbocation, so rearrangement is not possible। जब कार्बोकेटायन बना ही नहीं तो फिर रीअरेंजमेंट का बात होगा कैसे।
SN1 में फिर लिखिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम बोथ साइड। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम बोथ साइड। If after attack it generate a chiral center, if after attack it generate a chiral center, SN1 में ही सब लिखना है, then enantiomer will get formed, देखिए हमने क्या बोला है कि अभी हमने जस्ट बोला कि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, सो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल। अभी हमने बोला कि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, और यदि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है तो उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है दोनों तरफ से हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। क्योंकि यदि कार्बोकेटायन बना है तो कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बोकेटायन का हाइब्रिडेशन होगा sp2, और sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है कि आपका इसमें अटैकिंग का पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से। यदि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आके अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल आके नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से ऊपर से भी आके अटैक करेगा। यदि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहता तो फिर दोनों तरफ से अटैक करने का संभावना नहीं था, लेकिन आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटायन का मतलब sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। और यदि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है तो इसमें कार्बोकेटायन इस पे कौन सा चार्ज है, कार्बोकेटायन का मतलब इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का हो गया ना, क्योंकि कार्बोकेटायन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है इसके पास। किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। इसमें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने के कारण न्यूक्लियोफाइल होगा तो ऊपर से भी आके अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल आके नीचे से भी आके अटैक कर सकता है, क्योंकि 3 ही है ना, 1 2 3। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ऊपर से भी आके अटैक करेगा, नीचे से भी आके अटैक करेगा। तो कहता है कि यदि अटैक करने के बाद यदि कायरल सेंटर जनरेट करता हो तो क्या होता है कायरल सेंटर सर, यानी 3 अलग अलग चीज पहले से ही लगा हुआ हो, कायरल सेंटर तभी ना जनरेट होगा। कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप नोन एज कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम हो, उस पर लगा हुआ चारों चीज अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, और यदि कार्बन की जगह पे कोई दूसरा चीज होगा तो उसको कायरल सेंटर बोला जाएगा। तो कहता है कि यदि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और यदि कायरल सेंटर जनरेट हो जाता हो तब इनेंशियोमर का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको मालूम है, इस चीज को हम पहले पढ़ा भी चुके हैं आइसोमेरिज्म में, कि मान लीजिए कि आके इसने अटैक करा और अलग अलग चीज लगा हुआ हो, पहले से ही OH NH2 Br, और जो आके अटैक करने वाला हो न्यूक्लियोफाइल या न्यू माइनस, पहले से 3 अलग अलग चीज लगा हुआ हो, तो चौथा जो आके अटैक करने वाला हो भी अलग तरीके का हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम हुआ और उस पर लगा हुआ चारों चीज अलग अलग हो, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम हुआ, उस पर लगा हुआ चारों चीज अलग अलग हो, तो इसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। और आपको मालूम है एक कायरल कार्बन के अबाउट एक R फॉर्म बन सकता है और एक S फॉर्म बनेगा, अभी पता नहीं चल रहा है क्या, एक R फॉर्म बनेगा दूसरा S फॉर्म बनेगा, क्योंकि बताया है ये 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन तो अलग चीज बनेगा, यदि 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे जाए तो उसमें अलग चीज बनेगा। लेकिन इतना तो आपको पता है कि 2 अलग अलग डिफरेंट पार्ट बनेगा। हमने बताया था कि यदि एक चेंजिंग किया जाए तो अलग अलग चीज बनेगा, यदि 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे गया तो RES या वर्टिकल पे गया तो फिर RES, अलग अलग चीज बनेगा। और हमने बताया था कि यदि एक कायरल सेंटर हो और दोनों का यदि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आता हो तो इनेंशियोमर का फॉर्मेशन करेगा। इतना हमने बात किया था, इसमें बहुत सारा इसका क्वेश्चन कराया था कि 4th प्रायोरिटी ग्रुप इन हॉरिजॉन्टल लाइन, 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज वर्टिकल लाइन, जाना है 1 से 3 डायरेक्ट, जाना है 1 से 3 1 to 3, इस तरीके का बात हमने किया था। आप आइसोमेरिज्म में एक बार देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अब वैसे भी हमने बताया था कि ऑड नंबर इंटरचेंजेज और इवन नंबर इंटरचेंजेज की बात करें तो जैसे कि 1 कायरल सेंटर यदि दिया गया है, सबसे पहले इस तरीके का दिया गया, आप इसको फिशर में कन्वर्ट कर लेंगे
तो हमने बताया था कि जिससे OH लिखा हुआ हो, NH2 लिखा हुआ हो और Br लिखा हुआ हो और Nu माइनस लिखा हुआ हो, तो हमने बोला था इसको तो आपको कि यदि ऑड नंबर इंटरचेंजेस करेंगे तो कन्फिग्रेशन उलट जाएगा, इवन नंबर इंटरचेंज करेंगे तो कन्फिग्रेशन सेम आएगा। तो इसको इधर आप शिफ्ट कर देंगे। जैसे ऑड नंबर इंटरचेंजेस की बात करें तो हम इन दोनों में इंटरचेंजेस की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट इंटरचेंज की हम बात करें तो जैसे ऊपर OH है तो हम रहने देते हैं, Nu माइनस नीचे रहने देते हैं। इधर हम Nu माइनस की जगह हम किसी दूसरे चीज को लेंगे तभी तो 1 2 3 4 हम डिसाइड कर पाएंगे। जैसे इधर NH2 पहले इधर था, मैं इधर कर देता हूँ और Br को इधर कर देता हूँ। तो OH अपने जगह पे, OH अपने जगह पे, Nu अपने जगह पे, Nu अपने जगह पे। पहले इधर NH2 था, अब किधर चला गया, इधर चला गया। तो हमने बात किया था कि यदि ऑड नंबर इंटरचेंजेज हो तो कन्फिग्रेशन अपोजिट आता है और यदि इवन नंबर इंटरचेंजेज हो तो कन्फिग्रेशन सेम आएगा। तो फर्स्ट इंटरचेंज एक ही इंटरचेंज हुआ ना, तो यानी ऑड नंबर इंटरचेंज हुआ तो कन्फिग्रेशन हमें अपने आप अपोजिट आ जाएगा। और यदि एक चिरल सेंटर हो, एक ही चिरल सेंटर है ना, sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम हो, लगा हुआ चारों चीज अलग अलग है, तो हमने बताया था कि यदि एक चिरल सेंटर हो उस पर लगा हुआ चारों चीज डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं चिरल सेंटर। और यदि एक चिरल सेंटर हो, दोनों का कन्फिग्रेशन यदि अपोजिट आता हो तो दोनों एक दूसरे का इनेंशियोमर कहलाएगा। और इनेंशियोमर होगा भी क्योंकि एक इंटरचेंज हुआ है, पहले इधर NH2 था वो इस साइड चला गया, पहले इधर था इधर एक इंटरचेंज हुआ, तो अपोजिट कन्फिग्रेशन आएगा। अपोजिट कन्फिग्रेशन आएगा तो दोनों एक दूसरे का इनेंशियोमर कहलाएगा। यानी एक R होगा तो दूसरा S होगा। अब बोलिएगा कि SN1 में इतना सारा चीज लिखा है, SN2 में तो आपको पता ही है सबसे पहला कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ ही नहीं, तो उसमें अटैक दोनों तरफ से कहां से होगा, तो उसमें इन सारी चीजों का हम जिक्र नहीं करेंगे। SN2 में भी अच्छी लिखते हैं कि ओनली बैक साइड ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। ओनली बैक साइड ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन टेक्स प्लेस। SN2 में लिख लिए ओनली बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन टेक्स प्लेस। SN1 में क्या होगा, दोनों तरफ से अटैक करेगा, ऊपर से भी नीचे से भी। और SN2 में क्या होगा, ओनली बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। अब हम लिखेंगे, हम बात करेंगे अगला, लिखिए अगला लिखे SN2 लिख रहा था और SN2 में लिखे 100% रेसिमाइजेशन कैन टेक्स प्लेस। इसमें लिख लें 100% रेसिमाइजेशन कैन टेक्स प्लेस। और SN1 में लिखे रेसिमाइजेशन कैन टेक्स प्लेस although not perfect. Inverted product is dominant over retended product. Inverted product is dominant over retended product. हमने लिखा SN2 में कि 100% रेसिमाइजेशन होगा और SN2 में हमने लिखा कि रेसिमाइजेशन होगा लेकिन परफेक्ट नहीं होगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो होगा डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, रिटेंडेड प्रोडक्ट के ऊपर। इसका मतलब समझा, जैसे देखें इसमें क्या हुआ है, R से क्या बना है R प्लस, तब आके कौन अटैक किया है NU माइनस, तब बना है RNU। और इसमें क्या हुआ है RLG प्लस NU माइनस, तो ये हटा है, या के अटैक किया है तब बना है RNU। यही है ना SN1 और SN2 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हमने सारी चीजों को शुरू में ही लिखा था कि SN2 में नो क्वेश्चन ऑफ रीअरेंजमेंट बिकॉज कार्बोकेटायन फॉर्म इज नॉट फॉर्म। जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो रीअरेंजमेंट का बात हम लोग नहीं करेंगे। तो अभी हमने क्या बोला कि इसमें कि 100% रेसिमाइजेशन कैन टेक्स प्लेस, और इसमें हमने बोला कि 100% रेसिमाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस।
लेकिन देखिए दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा। इसमें क्या है कि पहले इसमें लिविंग ग्रुप हट गया है। नहीं, सबसे पहले क्या था, RLG था, जिसमें से क्या हुआ है, LG यहां से बाहर हुआ, तब आपने क्या बनाया, R+। यानी पहले इसमें लिविंग ग्रुप हट जाएगा, तब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो रेसिमाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे समझें कि 100% रेसिमाइजेशन तभी ना कहलाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप जो हट रहा है खुद नेगेटिव चार्ज लेके हट रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है खुद नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है। तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर होगा उस तरफ से यदि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया तो 100% रेसिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके केस में क्या है कि लिविंग ग्रुप पहले हटा, लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ हुआ है। इसके केस में एनसीईआरटी लिखता है कि 100% रेसिमाइजेशन कैन टेक प्लेस। लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि 100% रेसिमाइजेशन कभी भी नहीं पॉसिबल है। 100% रेसिमाइजेशन का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट जो है पूरा का पूरा बनेगा। जैसे इसका मतलब समझे कि जिधर से भी आएगा पूरा अटैक उसी का होगा। जैसे लिविंग ग्रुप जो हटेगा वो खुद निगेटिव चार्ज लेके हटेगा और जो न्यूक्लियोफाइल लेके हटेगा खुद निगेटिव चार्ज लेके आएगा, तो निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा। तो कभी जो है न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप जिधर से हटेगा उधर से कभी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर सकता, ऊपर से आके अटैक करेगा इसके केस में। जैसे अभी हमने बात किया कि लिविंग ग्रुप जो है कौन सा चार्ज लेके बाहर होगा, RLG पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा चार्ज लेके आएगा, निगेटिव चार्ज। तो बताइए निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, जिधर से लिविंग ग्रुप जाएगा उधर से कभी भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा। यदि लिविंग ग्रुप नीचे से बाहर हुआ तो न्यूक्लियोफाइल आके ऊपर से अटैक करेगा। इसलिए कहता है कि 100% कभी भी रेसिमाइजेशन नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी में लिखता है, तो आप इसको याद रखें, 100% रेसिमाइजेशन कैन टेक प्लेस। खैर इसका बात छोड़े, अब हम देखेंगे अगला हेडिंग दे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 और SN2। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो SN1 या SN2 को प्रभावित करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 और SN2। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 और SN2। तो सबसे पहला है फैक्टर नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो देखिए रेट ऑफ SN1। तो अभी आपने देखा कि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है और कार्बोकेटायन में तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। यानी कार्बोकेटायन के केस में तो SN1 के केस में आपका SN1 किसको फेवर करेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी SN1 के केस में अभी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोकेटायन बना है तब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हुआ है। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है यानी RDS स्टेप आपका कौन होगा, तो कार्बोकेटायन ही होगा ना, क्योंकि R से R+ बना है यानी न्यूट्रल से चार्ज हुआ है। आपको मालूम है कि न्यूट्रल स्पीसीज इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। न्यूट्रल वाला हमेशा चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बताइए आपका कि R से R+ हमने बनाया है SN1 में, यानी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ लेके गए हैं, और लेस स्टेबल की तरफ लेके जाइएगा मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में, तो आपका स्लो स्टेप होगा, क्योंकि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जाएगा तो स्टेप स्लो ही होगा ना, तो स्लो स्टेप होगा, तो स्लो स्टेप ही रेट को डिटरमाइन करता है। यानी आपका नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है कि R और LG था, यानी सबसे ज़्यादा, और 3 कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, LG निकला है, तो कार्बोकेटायन ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कितना डिग्री होता है, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री,
तो 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन का उसके पास कमी, तो जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम बात करें रेट ऑफ SN2, इसमें तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो ये तो क्राउडिंग पे डिपेंड करेगा। तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री, तब 3 डिग्री, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ कहाँ है। इसमें तो SN2 में लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ हुआ है, तो इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो यानी आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो जितना कम क्राउडिंग होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ज़्यादा आके अटैक करेगा। क्योंकि RLG है, यदि जितना कम भीड़ भाड़ होगा, अल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा, न्यूक्लियोफाइल आके आराम से उस पर क्या करेगा, अटैक कर जाएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगला लिखें, एक तो अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करेगा, दूसरा लिखें। अच्छा, इसमें किसका किसका रोल है आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले देखिए RLG प्लस NU माइनस, और कौन है, सॉल्वेंट है। इतना का ही रोल है ना ये, तो इसी को ना प्रभावित करेगा। अल्काइल ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट है, 4 चीज है। SN1 या SN2 को जो रहेगा वही प्रभावित करेगा। तो 4 ही चीज प्रभावित कर सकता है SN1 या SN2 को। एक तो R प्रभावित करेगा, R का मतलब कौन सा ग्रुप, पहले इसको दूर कर ले कंफ्यूजन को, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 या SN2, तो SN1 या SN2 को वही प्रभावित करेगा जो है। तो कौन कौन है, RLG यानी वो सॉल्वेंट है, 4 ही चीज है। तो R का हमने चर्चा किया अल्काइल ग्रुप का, कि इसको कौन 3 डिग्री को फेवर, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, तो 2 डिग्री, तो 1 डिग्री। SN2 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो क्राउडिंग पे डिपेंड करेगा, जितना कम क्राउडिंग होगा उतना ज्यादा होगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब बचा हुआ लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट, तो हम सबका एक एक करके बात करते हैं। इसमें लिखे, दूसरे में लिखे, दूसरा में नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट like ROH favor SN1 reaction, so they decrease the nucleophilic nature, फिर अगला लिखें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट favor SN2, so they do not decrease the nucleophilic nature, मैं अगली क्लास में इसका बात कर दूंगा, अभी सिर्फ लिख लें। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिख लें, फेवर SN2, सो दे डू नॉट डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अगला लिखें, तीसरा पॉइंट में। अब न्यूक्लियोफाइल लिखें, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल तीसरे पॉइंट में। जैसे हमने इसे लिखा ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा पॉइंट में लिखे, नीचे लिखे नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो नीचे लिखे हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन। फिर अगला हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन, अगला लिखें नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, चौथा में। अगला लिखें नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप we cannot decide whether SN1 or SN2
but in case of poor living group, neither SN1 nor SN2 takes place. Neither SN1 nor SN2 takes place. थैंक यू, बाय। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे। इसका बहुत सारा रिएक्शन बचा हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जो भी हुआ इतना दिन के लिए आपका क्लास रुका हुआ था, इसके लिए सॉरी। लेकिन मेरे साथ ही बहुत सारा प्रॉब्लम था। एक तो बच्चा का संख्या काफ़ी कम था, व्यूअर काफ़ी कम हो रहा था। दूसरा है कि सर लोग का पेमेंट वगैरह को लेकर क्लास थोड़ा रुक गया, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।